उत्तराखंड में एक और बड़ा फेरबदल हुआ है। पहले सरकार के चेहरों को बदला गया और अब संगठन में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है और एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। मदन कौशिक को उत्तराखंड बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले ही एबीपी गंगा ने इस बात के संकेत किए थे कि हालात संगठन के स्तर पर भी बदल रहे हैं। एबीपी गंगा से बातचीत में कल मदन कौशिक ने यह कहा था कि मिशन 60 को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। तब भी इस बात का इशारा एबीपी गंगा ने किया था कि कुछ और चौंकाने वाले फैसले बीजेपी आला कमान कर सकता है और वो फैसला अब सामने आ गया है। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लग गई है। मदन कौशिक उत्तराखंड बीजेपी के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। एबीपी गंगा ने पहले ही खबर दिखाई थी और बंशीधर भगत की जगह मदन कौशिक को अब प्रदेश संगठन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है और देखिए 8 प्रदेश अध्यक्ष अब तक बन चुके हैं बीजेपी की। पहले थे पूरन चंद शर्मा 2002 तक, मनोहर कांत ध्यानी 2002 से 2003, भगत सिंह कोश्यारी ने लंबा कार्यकाल चलाया 2003 से लेकर 2007 तक उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। उसके बाद बच्चे सिंह रावत 2007 से 2009। और सीधे रुक करते हैं ब्यूरो चीफ अजीत सिंह राठी जी का। अजीत जी, बड़ा बदलाव हुआ है, आप मदन जी के साथ हैं। जी जी हाँ अवधेश, बिल्कुल ये बहुत बड़ा बदलाव है और भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से पिछले 2-3 दिन में बड़े बड़े फैसले लिए हैं तो उसमें एक बहुत बड़ा फैसला प्रदेश अध्यक्ष को बदलने का भी है और बहुत समय नहीं है। मैं उनके साथ ही हूं और उन्हीं से मुखातिब कराता हूं। तो अब तो आपको अध्यक्ष जी बोल सकते हैं। निश्चित रूप से मैं केंद्रीय नेतृत्व का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय संगठन मंत्री जी का, सबका बहुत ही हृदय से धन्यवाद देता हूं कि जो जिम्मेदारी मुझे उत्तराखंड राज्य के संगठन के प्रमुख की दी है, निश्चित रूप से उस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं बहुत ही लगन और मेहनत और ईमानदारी के साथ करूंगा। अभी जो पिछले दिनों जो बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारी हर्डल्स आए हैं, नेतृत्व परिवर्तन करना पड़ा है, संगठन की कप्तान की कमान भी आपको दे दी है, समन्वय सरकार के साथ समन्वय बनाने का प्रायोरिटी क्या किस तरह की हो? देखिए, संगठन और सरकार, ये जिस संगठन की सरकार होती है तो सरकार और संगठन वो एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो माननीय मुख्यमंत्री जी है वो संगठन से निकले हुए, तपे हुए, मजे हुए एक कार्यकर्ता हैं और उनका निश्चित रूप से लाभ जहाँ हमें सरकार की लाभकारी कल्याणकारी योजनाओं में मिलेगा, वहीं साथ साथ संगठन को मजबूत करने में भी उनका हमें लाभ प्राप्त होगा। और हमारा कार्यकर्ता बहुत ही मेहनती और संकल्पवान कार्यकर्ता है, हमारा काडर है और निश्चित रूप से हम 24/7 काम करने वाला कार्यकर्ता है। उस कार्यकर्ता के भरोसे पर, बल पर और अपने नेताओं के मार्गदर्शन में, मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोग उत्तराखंड राज्य में निश्चित रूप से हम पहले से भी अच्छी बहुमत के साथ सरकार बनाए, यही संकल्प लेकर हम आगे बढ़ेंगे। कौशिक जी, लोग सत्ता में जाना चाहते हैं, आप सत्ता छोड़ के संगठन में गए। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है। मेरा मन और भाव पहले से था कि मैं संगठन में काम करूं, लेकिन ये अवसर मुझे पहले मिला है। मैं जिला अध्यक्ष रहा हूँ पार्टी का, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा हूँ, अन्य संगठनों में मैंने काम किया है, लेकिन आज एक बड़ी जिम्मेदारी, बड़े एक पूरे उत्तराखंड राज्य की अपने एक संगठन की जिम्मेदारी मुझे दी है। तो ये मेरा अपना परम सौभाग्य है और संगठन के साथ काम करने में एक अलग ही आनंद है और जो मुझे पहले से भी अच्छा लगा और आज मुझे मेरा वो भाव और संकल्प पूरा हुआ और निश्चित रूप से मैं एक बड़े संकल्प के साथ कार्यकर्ताओं को साथ लेकर आगे बढ़ने के लिए और तैयार रहूँगा। सरकार को भी नया कप्तान मिला है, संगठन को चुनावी वैतरणी पार करनी है 2022 की, क्या है प्लान? देखिए, हम लोग सरकार की अच्छी योजनाओं को लेकर जनता के अंतिम व्यक्ति तक जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता एक सेतु बनेगा हमारी सरकार और उस अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के बीच में, और हम उस कार्यकर्ताओं के भरोसे पर, उस कार्यकर्ताओं के विश्वास पर, उस कार्यकर्ताओं की मेहनत के बल पर हम लोग एक समन्वय के साथ आगे बढ़ते हुए और राज्य में सरकार बनाएंगे। कितना टारगेट है इस बार, कितना पार? 60+। अभी जो चुनाव के दृष्टिकोण से जो आप अपनी क्या नई टीम घोषित करेंगे या पुरानी से ही काम चलाना है? दोनों। आवश्यकता पड़ेगी जहाँ चेंज करने की चेंज करेंगे, जहाँ आवश्यकता नहीं पड़ेगी वहाँ चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि अब समय आगे चुनाव हमारे सामने है, इसलिए आवश्यकता के अनुरूप हम निर्णय लेंगे। आज मंत्रिमंडल का गठन होने जा रहा है तो कुछ लोगों को जगह नहीं मिली है, उनके असंतोष को थामने का काम भी आप ही करेंगे। देखिए, एक कार्यकर्ताओं का जो दायित्व होता है, उस दायित्व में किसी कार्यकर्ता को कहीं स्थान मिलता है, किसी को कहीं स्थान मिलता है, इसमें कोई असंतोष वाली बात नहीं है।
लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि सब कार्यकर्ताओं को दायित्व मिलेगा, सब कार्यकर्ताओं को काम मिलेगा और सब मेहनत के बल पर और आगे बढ़ेंगे। इसमें कहीं असंतोष वाली बात मुझे नहीं लगता होगी। एक सवाल फिर रिपीट कर रहा हूँ, मन है दोबारा पूछने का, सत्ता छोड़कर संगठन में क्यों? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं और पार्टी के कार्यकर्ता जिस पार्टी में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री और वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने बूथ से अपनी यात्रा शुरू की हो, वो नरेंद्र मोदी जिन्होंने महामंत्री संगठन से आगे बढ़े हों, तो उस पार्टी में इस प्रकार का जो प्रेरित होना ये अपने आप में बड़ा सौभाग्यशाली है और निश्चित रूप से संगठन में काम करना ये एक बहुत ही अनुभूति का काम है और जो मुझे हमेशा से पसंद रहा है। संसदीय कार्य मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी आप निभाते रहे पिछले कई सालों में, अब कौन बैठ के तय करेंगे? मुख्यमंत्री जी इसमें जिसको भी दायित्व देंगे वही निभाएंगे। आपका भरोसा है रिपीट करेंगे? 101% बहुत अच्छे बहुमत के साथ आएंगे हम लोग, बहुत अच्छे बहुमत के 60+ टारगेट लेकर हम चल रहे हैं। चलिए, एबीपी गंगा परिवार की तरफ से आपको नए दायित्व के लिए बहुत बधाई है मदन कौशिक जी। और हमारे साथ अभी आपने देखा कि मदन कौशिक जी थे तो उन्होंने बताई अपनी प्रायोरिटी किस किस तरह से है और उनके आवाज़ पर आप देख सकते हैं उनके समर्थकों का, उनके चाहने वालों का पूरा हुजूम इस समय लगा हुआ है। तो उन्होंने साफ किया कि हर हालत में इस बार चुनावी वैतरणी पार करें, 60 पार का लक्ष्य होगा। जी बिल्कुल अजीत जी, हमारे साथ आप बने रहे। तो इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों को दे देते हैं। मदन कौशिक ने सबसे पहले एबीपी गंगा से बातचीत की और कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही। सबसे पहले उन्होंने पार्टी आलाकमान का शुक्रिया कहा है और उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी दी उसे निभाऊंगा। मिशन 60 लेकर वो आगे बढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि संगठन और सरकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमारा कार्यकर्ता मेहनती है और पूरा भरोसा है, 101% भरोसा है कि 60 सीटों के साथ दोबारा सत्ता में आएगी। ब्यूरो चीफ अजीत राठी ने उनसे 2 बार सवाल पूछा कि लोग सत्ता में जाना चाहते हैं और आप सत्ता से संगठन में क्यों? तो उनका कहना है कि जिस पार्टी में बूथ स्तर से आगे बढ़कर व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाता है उस पार्टी में संगठन में काम करना एक सौभाग्य की बात है। तो मदन कौशिक ने सबसे पहले एबीपी गंगा से बात की। उन्होंने कहा 100% हम सत्ता में वापसी करेंगे, मिशन 60 का टारगेट लेकर आगे चल रहे हैं। और अजीत जी हमारे साथ लगातार बने हुए। अजीत जी, पूरा कॉन्फिडेंस है मदन कौशिक को कि 100% प्रचंड बहुमत के साथ पार्टी सत्ता में आएगी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे मदन जी को बहुत जल्दी निपटना होगा? देखिए, एक तो जैसे मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है शाम को, बहुत सारे लोगों को उसमें जगह नहीं मिलने वाली है, तो उनके साथ समन्वय बनाकर उनको शांत करना होगा और उनको पार्टी के साथ लेकर उनको मुख्य धारा में लाना होगा, उनकी नाराजगी दूर करनी होगी। ये संगठन के मुखिया का दायित्व होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ी चुनौती मुख्यमंत्री के सामने भी जो चुनौती है वही प्रदेश अध्यक्ष के सामने चुनौती होगी। 2022 की चुनावी वैतरणी पार करने का कौन सा तरीका हो सकता है? ये एक बयान हो सकता है कि हम 60 पार होंगे, लेकिन कैसे होंगे इसका मैकेनिज्म बनाने की जिम्मेदारी भी प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के ऊपर होगी। तो अगर उस मैकेनिज्म को ये बना लेते हैं तो ये जोड़ी फिर यहाँ हिट हो सकती है। और जिस तरह की परफॉर्मेंस होती है, चूंकि किसी भी पॉलिटिशियन की और किसी भी ओहदेदार राजनीतिक व्यक्ति की असली परीक्षा चुनाव में होती है। तो चुनाव अभी 1 साल है और ये अपनी तैयारी, इन्होंने कहा कि हम रणनीति बना रहे हैं, निश्चित तौर पर हम वापसी करेंगे। बिल्कुल, लेकिन अजीत जी ये पूरी तस्वीर हो गई, पर अब जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी नए हैं, जो मुख्यमंत्री हैं वो भी नए हैं। ऐसे में कहीं ये तो नहीं होगा कि व्यवस्थाओं को समझने में, उनको बनाने में, और जिस मास्टर प्लान की आपने बात कही वो जल्द नहीं बना तो स्थितियां तो कांग्रेस ये ताक में बैठी है कि इनसे कोई चूक हो और हम लीड लें? अवधेश, देखिए, दायित्व नए हो सकते हैं लेकिन नेता दोनों ही बहुत पुराने हैं और बहुत यूपी के ज़माने से वो संघ और तमाम अनुषांगिक संगठनों में भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और नेता के रूप में अलग अलग पदों पर दोनों ही लोग काम करते रहे हैं। तो दायित्व नया है, राजनेता तो दोनों ही बहुत पुराने हैं। तो मुझे लगता है चूँकि बहुत सारे चुनाव इन्होंने खुद भी देखे हैं, अपने लिए भी, पार्टी के लिए भी, तो अभी तो इनके दावे पर अभी हमें थोड़ा इंतजार करना होगा और फिर हम ही इनसे पूछेंगे कि आपने क्या कहा था और क्या हुआ। बिल्कुल अजीत जी, सवाल ये भी है आपसे कि जो जिस मंत्रिमंडल विस्तार की बात कही जा रही है, तो क्या कुछ लोगों को लेकर ये खबर परेशान करने भी वाली भी आ सकती है, उस पर भी आएंगे। लेकिन इस वक्त की और बड़ी खबर है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। सबसे बड़ी खबर, मदन कौशिक के अलावा सभी पुराने चेहरे रिपीट होंगे। नए चेहरों में बंशीधर भगत और बिशन सिंह चुफाल फाइनल है। बाकी 2 पदों पर गणेश जोशी और महेंद्र भट्ट के बीच टक्कर है। यतीश्वरानंद और सुरेश राठौर भी रेस में हैं।
त्रिवेंद्र कैंप ने मुन्ना चौहान के नाम पर जोर लगाया है। तो ये एक नई बड़ी खबर आ रही है। अजीत जी, ये जो खबर आ रही है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, किस तरीके के समीकरण काम करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, जिन दो नाम जो हमने फाइनल बताए हैं, बिशन सिंह चौहान और बंशीधर भगत, वो वाकई फाइनल हो चुके हैं और उनकी घोषणा होना बाकी है। और जो दो आपने चीज़ें बताई हैं कि जैसे हरिद्वार से दो विधायकों के बीच बड़ा संघर्ष चल रहा है, पार्टी में मंथन चल रहा है, दोनों में से किसको लिया जाना है। सुरेश राठौर एक बड़ा दलित चेहरा है, तो दलित समुदाय को साधने के लिए वो उनको भी एडजस्ट कर सकते हैं मंत्रिमंडल में। और दूसरा, यतीश्वर आनंद हैं, वो भगवा हैं, वो हिंदुत्व का एक चेहरा है और उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में हरीश रावत को शिकस्त दी थी। तो इसलिए उनका दावा बनता है, चूंकि मदन कौशिक अकेले हरिद्वार से मंत्री थे पूरे जिले से, 11 सीटें हैं वहाँ, 8 सीटें भाजपा के पास हैं, तो कोई ना कोई तो बनेगा। इन दोनों में से किसी के बीच में जो सत्ता संघर्ष होगा, जिस तरफ से परिणाम बैठेंगे वो होगा। दूसरा, एक गढ़वाल से और लिया जाना है, तो इसमें मसूरी विधायक गणेश जोशी और बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट का नाम चल रहा है। तो दोनों में से पार्टी किसको फाइनल करती है? दोनों ही वरिष्ठ हैं। तो जोशी तो लगातार तीसरी बार विधायक बने हैं, तो और महेंद्र भट्ट एक बार पहले रह चुके थे, बीच में चुनाव हार गए थे, अभी बद्रीनाथ से विधायक हैं। तो इन दोनों में से कोई एक नाम फाइनल होने की संभावना है और पार्टी चौंका भी सकती है किसी नए नाम को लेकर। बिल्कुल। और अजीत जी, जो बात लगातार उत्तराखंड में गढ़वाल और कुमाऊं के बैलेंस को लेकर होती है, क्या वो बैलेंस भी बनाने की कोशिश में दिख रही है इस मंत्रिमंडल विस्तार में? देखिए, कुल 12 लोग होंगे मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री समेत, और 5 लोग कुमाऊं को दिए हैं। तो बंशीधर भगत और बिशन सिंह चौहान दोनों कुमाऊं से आते हैं, और उससे पहले ही 3 जो मंत्री हैं, यशपाल आर्य, अरविंद पांडे, रेखा आर्य, वो तीनों रिपीट होंगे। तो इस तरह से वहाँ की संख्या 5 हो जाएगी। और कुमाऊं में 29 सीटें हैं, तो उस सीटों के लिहाज से उस अनुपात में वो सारा संतुलन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो जब मंत्रिमंडल आकार ले लेगा उसके बाद ही कोई कैलकुलेशन करना ठीक रहेगा। जी, तो क्या यह मान के चल सकते हैं कि जिन जिन परिस्थितियों में ज़्यादा चुनौती दिख रही, चाहे गढ़वाल कुमाऊं के बैलेंस की बात करें, चाहे कुछ लोगों की नाराजगी की बात करें, या जो अन्य फैक्टर्स है, उन पर पहले ही दिन से काम शुरू हो गया और ये कवायद आज से और रफ्तार पकड़ लेगी? बिल्कुल, जैसे मंत्रिमंडल का गठन होगा तो फिर आगे की कार्रवाई, जो भी प्रगति हो सकती है, जो भी एक प्लान बन सकता है, योजनाबद्ध तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से भी आगे बढ़ना चाहेगी उसकी होगी। और कुछ, चूंकि बहुत सारे दावेदार हैं तो सभी को जगह मिलना मुश्किल है, चूंकि संविधान की व्यवस्था है कि कुल विधानसभा सदस्यों के 15% ही मंत्रिमंडल की संख्या हो सकती है। तो उसके इतर एक भी संख्या आप उसमें बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते। तो जब मंत्रिमंडल का स्वरूप सामने आ जाएगा, गठन हो जाएगा, तो उसके बाद बहुत सारे दावेदार हैं जिनको मौका नहीं मिलेगा, वो पार्टी उनको कैसे एडजस्ट करेगी, क्या संगठन में काम देगी या कोई दायित्वधारी बनाकर उनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे देगी, राज्य मंत्री बना सकती है, जिस तरह से निगम के चेयरमैन होते हैं, बोर्ड के अध्यक्ष होते हैं, चेयरमैन होते हैं, तो तमाम तरह के प्रयोग पार्टी करती है। तो उसमें क्या होगा तो ये, लेकिन होगी कि कौन से प्रयोग अब सामने आते हैं। शुक्रिया अजीत जी आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो ये पूरी तस्वीर है। एक और बड़ा फेरबदल हुआ है और उत्तराखंड में अब नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति भी हो गई है। मदन कौशिक को ये जिम्मेदारी दी गई है। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की लिस्ट फाइनल हो रही है और 16 मार्च को आरक्षण की लिस्ट घोषित कर दी जाएगी। पंचायती मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी नेताओं से मुलाकात की है और दिल्ली में पार्टी नेताओं से मुलाकात की। आरक्षण सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। तो उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां बहुत तेज हो गई हैं, आखिरी चरण में है। पंचायत चुनाव को लेकर आरक्षण की लिस्ट फाइनल हो गई है और 16 मार्च को इसकी घोषणा कर दी जाएगी। पंचायती मंत्री भूपेंद्र चौधरी ने पार्टी नेताओं से मुलाकात की है और दिल्ली में पार्टी नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। आरक्षण सूची जारी होने के बाद चुनाव आयोग चुनाव की घोषणा करेगा। और यूपी पीसीएस 2021 की भर्ती परीक्षा के लिए 7 लाख आवेदन आए हैं। इसमें पहले अब तक 6 लाख आवेदन भी नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि हर पद के लिए 1750 अभ्यर्थियों का मुकाबला होगा। हालांकि इस बार प्रशासनिक पदों पर भर्ती के लिए केवल 102 सीटें हैं, जबकि 400 पोस्ट अलग अलग कॉलेज में प्रिंसिपल के पोस्ट के लिए हैं। पीसीएस 2021 की प्रारंभिक परीक्षा 13 जून को होनी है। प्रारंभिक परीक्षा 19 जिलों में आयोजित की जाएगी और इस बार रिकॉर्ड संख्या में आवेदन होने से आयोग को परीक्षा केंद्रों की संख्या भी बढ़ानी पड़ जाएगी। प्रिंसिपल के पदों के अलावा डिप्टी एसपी के 16, बीडीओ यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के 30, एआरटीओ के 4, औद्योगिक विकास में वित्त और लेखाधिकारी के 6 पद हैं। इसके अलावा कम संख्या वाले तमाम पद भी इसमें हैं।